मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश संगठन का बहुत ही सुंदर प्रयास है कि राष्ट्रवादी विषयों, विचारों व संगठन के वरिष्ठ नेताओं के संदर्भ में एक सार्थक चर्चा एक कार्यकर्ता के माध्यम से कराने का सब प्रयास है। राष्ट्रवादी विचार व महापुरुषों के कृतित्व और व्यक्तित्व से परिचय करना नितांत आवश्यक है। तो वास्तव में तो जो नव कार्यकर्ता हैं उनके लिए तो बहुत ही आवश्यक है। नव कार्यकर्ता शुचिता की राजनीति कर सके, इस दिशा में ये सुंदर शुरुआत है। और ये नव कार्यकर्ता कल हमारे देश के नेता बनेंगे तो शुचिता की राजनीति कैसे करें, तो इसके लिए हमको हमारे राजनीतिक पूर्वजों के चरित्र को, उनके विचारों को आत्मसात करना ही चाहिए। आज इसी श्रृंखला में मेरा सौभाग्य है कि माननीय कैलाश जोशी जी, उनका हम स्मरण कर रहे हैं। उनकी जयंती अभी निकली है। उनके श्री चरणों में शब्द पुष्पांजलि करूंगा। जो कुछ मैंने देखा, सुना, पढ़ा, उसको मैं अपने शब्दों में के माध्यम से एक यात्रा करूंगा। उस यात्रा में आपको सम्मिलित करूंगा। मित्रों, कैलाश जोशी जी का जीवन का चिंतन यदि हम करें तो जोशी जी बहुत ही सादगीपूर्ण नेता थे। ईमानदारी और कैलाश जोशी दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। जोशी जी के संदर्भ में अक्सर लोग बोलते थे कि वो क्रोध करते हैं, लेकिन मैंने देखा कि क्रोध भी करते हैं और प्रेम भी करते हैं। क्रोध उनका क्षणिक होता था, लेकिन इस क्रोध के माध्यम से वो संदेश दिया करते थे। कैलाश जोशी जी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। ठाकरे जी, प्यारेलाल खंडेलवाल जी, नाना जी, राजमाता सिंधिया जी, पटवा जी, सारंग जी, सकलेचा जी, ये सब समकालीन नेता थे। एक परिवार भाव हमने इन सब में देखा था। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 2 बार वो प्रदेश अध्यक्ष रहे, मुख्यमंत्री रहे, उद्योग मंत्री रहे और ऊर्जा मंत्री भी रहे। राज्यसभा में सदस्य बने, लोकसभा के सदस्य 2 बार बने। इन सब समय में जिन पदों को उन्होंने सुशोभित किया, उस कार्यकाल में यदि हम चलेंगे, विचार करेंगे, तो हमें बहुत सारी उनकी खूबियां देखने को मिलेंगी। यदि आइए हम जोशी जी के जन्म से बात करें। जोशी जी का जन्म 14 जुलाई 1929 को हुआ था। उनके पिता का नाम श्री उमाशंकर जोशी और माता जी का नाम श्रीमती रमाबाई जोशी। वो सौभाग्यशाली थे माता पिता, जिन्होंने एक सुपुत्र को जन्म दिया था। उनका जन्म हुआ तो निश्चित परिवार में हर्षोल्लास का वातावरण था, खुशी थी। सामूहिक परिवार था, ग्रामीण परिवेश में लोग रहते थे, गांव था। अब जब बच्चा पैदा हुआ तो उसका नामकरण भी होना था। जब नामकरण की बात आई तो सामूहिक परिवार में सामूहिकता से नाम तय किया गया कैलाश चंद्र। नाम कैलाश चंद्र जोशी हो गया। कैलाश का अर्थ हम यदि ढूंढें तो कैलाश का अर्थ होता है हिमालय की चोटी, यानी
हिमालय की चोटी शिव जी का, भगवान का प्रिय स्थान, शिव धाम उसको हम बोलते हैं। देवास जिले का एक छोटा सा गांव है हाट पिपलिया, जहां जोशी जी का जन्म हुआ था। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि जिस गांव में जोशी जी का जन्म हुआ था, कैलाश जोशी जी का नामकरण संस्कार हुआ था, उनके जीवन के सत्कर्मों ने, उनकी सेवा ने, उनकी राष्ट्रभक्ति ने, उनकी संगठन निष्ठा ने, ईमानदारी ने उस गांव को भी कैलाश धाम बना दिया। आज लोग गर्व से कहते हैं कि हम उस गांव के, जिस गांव के कैलाश जोशी जी हैं। निश्चित ही किसान परिवार में जन्मे श्री कैलाश जोशी जी बाल्यकाल से ही समाज सेवा में रुचि ले रहे थे। अब विचार करो, एक 14 साल का बालक को 1943 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक बन गया। स्वयंसेवक संघ के जो अन्य वरिष्ठ लोग थे, प्रचारक थे, वो उनकी प्रबलता को देखकर, उनकी समय पर आना, समय पर जाना, राष्ट्रवादी विचारों के नज़दीक आना, उसको वो देख रहे थे। 1947 से 1948 के बीच में माननीय श्री कैलाश जोशी जी की बहुत इच्छा हुई कि वो प्रचारक के लिए निकले, लेकिन कहते हैं हुई ये वही जो राम रुच राखा। तो परमात्मा को मंजूर है वही होता है। पारिवारिक परेशानियां सुरसा की तरह मुंह बढ़ा रही थी, और ये परेशानियां प्रचारक बनने में बाधा बन गई। परिवार के धर्म को भी निभाना था। जोशी जी एक बालक थे, और तब का समय नन्हे बालक को जल्दी बड़ा बनाना चाहता था। वे शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, और शिक्षा ग्रहण करते समय उनको लगा कि दलितों के साथ अन्याय हो रहा है, शोषित हैं जो लोग, पीड़ित हैं, गरीब लोग हैं, गरीब भूमिहीन लोग हैं, उनकी चिंता कौन करेगा। ये भाव उनके अंदर जीवित हुआ, और उन्होंने पूरा समय समाज सेवा में लगाना प्रारंभ कर दिया। समय अपनी गति से चल रहा था। तब वह बालक जिसका नाम कैलाश जोशी था, वो युवा अवस्था पे जब आया, तो तब के समय ने उस युवा का अभिनंदन किया, और कहते हैं कि जब समय अभिनंदन करता है तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपना स्थान बनाता है। 1953 में बालक से बना हुआ युवा स्वयंसेवक भारतीय जनसंघ के माध्यम से राजनीति में सक्रिय हो गया। अनेक समस्याओं के समाधान के लिए उनके कदम, बल्कि सार्थक कदम, आंदोलन की राह चलने लगे। वो कदम अपनी पहचान भी बनाने लगे। किसी ने ठीक लिखा है कि पुत्र के पांव पालने में ही दिखने लगते हैं। इस कहावत को भी माननीय कैलाश जोशी जी ने चरितार्थ करके दिखाया। अपनी लगन से बालकाल से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक की संघ की शाखाओं में जाना, राष्ट्रीयवादी विचारों के नज़दीक आना। तो किसी ने ठीक कहा कि लोग लगे तो रहते हैं, कभी कहते हैं मैं काम से लगा हूं, मैं फला काम से लगा हूं, मैं लगा हूं। लगे तो सब रहते हैं, भीख मांगने वाला भी भीख मांगने में लगा रहता है। लेकिन कैलाश जोशी जी जैसे लोग बिरले होते हैं जो लगन से लगे रहते हैं। और जोशी जी समाज सेवा में लगन से लग गए, राष्ट्र की सेवा में लगन से लग गए। और जो लगन से लग जाता है तो सफलता उसके कदम निश्चित ही चूमती है। सन 1955 आ गया।
नगर पालिका का चुनाव था, जोशी जी चुनाव लड़े। अध्यक्ष पद का चुनाव था। जनता की सेवा करते करते उन्होंने अपनी उस क्षेत्र में पहचान बना ली थी। मुझे किसी ने बताया था कि कोई और चुनाव भी लड़ने वाला था, लेकिन सबने कहा कि नहीं, जोशी जी चुनाव लड़ रहे हैं इसलिए तुम चुनाव मत लड़ो। तो उस व्यक्ति ने अपना नाम वापस ले लिया। जोशी जी चुनाव जीते, मतलब अध्यक्ष पद का मुकुट उनके माथे पर सजा दिया गया। मेरा मानना है कि किसी को थोड़ी सी सफलता मिलती है, किसी को कुछ पद मिलता है, तो अभिमान उसके सर पर आ जाता है। लेकिन जोशी जी ने अभिमान से कहा, अभिमान बाद में मत मानना, अभी ही मान कि तू मेरे सर पर नहीं आएगा। क्योंकि संस्कार उनके साथ थे, माता पिता ने जो संस्कार दिए, संगठन ने जो संस्कार दिए, उनको उन्होंने आत्मसात किया हुआ था। ये संस्कार कवच बन गए। अभिमान ने आने का प्रयास किया, लेकिन उस कवच से टकराकर वो वहीं गिर गया, धाराशायी हो गया। तो कभी अभिमानित नहीं हुए। मित्रों, सहजता, सुलभता, सज्जनता आदि से संपन्न श्री कैलाश जोशी जी, मैं कह सकता हूं कि चरैवेति चरैवेति मंत्र को उन्होंने अपनाया हुआ था। अभी एक वर्ष ही हुआ था अध्यक्ष बने, और 1956 में भारतीय जनसंघ जब था, उसने कैलाश जोशी जी को प्रदेश का कार्य समिति का सदस्य बना दिया। एक ग्रामीण कार्यकर्ता, देवास का एक दूरांचल अंदर गांव हाट पिपलिया, वहां का कार्यकर्ता, लेकिन अपने कार्यों के माध्यम से तत्कालीन जनसंघ के वो प्रदेश के नेता उनकी निगाह में आ गया और एक गांव का कार्यकर्ता प्रदेश कार्य समिति बनाया गया। बात छोटी नहीं है। इसके लिए हम गहरे में जाएं, फिर मेरी बात याद आती है कि हम राजनीति में क्यों आए। ये प्रश्न हमें अपने आप से करना चाहिए। शायद जोशी जी ने अपने आप से किया होगा। मैं जोशी जी के सम्मान में और हम सब के सुंदर और सार्थक राजनीतिक भविष्य के लिए कह सकता हूं कि व्यर्थ है रास्तों की खुशामद करना, कि व्यर्थ है रास्तों की खुशामद करना। संकट में सिर्फ हमारे पैर ही काम आते हैं। ये चरैवेति चरैवेति मंत्र का शायद अर्थ भी यही है। 18 सितंबर 1955 को अपने गृहनगर देवास से नेपाल तक की पद यात्रा पर जोशी जी निकल गए। 600 किलोमीटर की पद यात्रा। कैलाश जोशी जी यात्रा पर निकले तो उन्होंने अपने मित्रों को भी नहीं बताया कि मैं इस यात्रा पर जा रहा हूँ। निकल गए। लोगों ने पूछा क्यों जा रहे हो? मैं गोरखपुर जा रहा हूँ, मेरे को इलाज करवाना। यात्रा का उद्देश्य क्या था? जोशी जी को ही पता था, किसी को नहीं पता था। लेकिन बाद में एक पत्रिका के साक्षात्कार में जोशी जी ने इसका खुलासा किया। जोशी जी ने कहा कि तब मैं एक अति निंद्रा, इस बीमारी की गिरफ्त में आ गया था। मैं सोता था तो फिर 4-4 दिन तक सोता रह जाता था, ना भूख लगती थी ना प्यास लगती थी। एक अलग तरह की बीमारी, परेशान हो गए। जोशी जी ने उसमें साक्षात्कार में कहा कि मैं ऐसे मझधार में था कि जीवन ऊब रहा था और जीवन डूब रहा था। तो आप सोचो कितना नकारात्मक समय उनके लिए रहा हो। लेकिन परमात्मा की कृपा हुई। स्वामी राम तीर्थ जो संत हुए हैं, उनकी एक संदेश नामक किताब उनके हाथ में आ गई।
उस पत्रिका में स्वामी रामतीर्थ ने लिखा था, जिसका भाव ये था कि भगवान राम ने भी अनेक यात्राएं की हैं, पद यात्राएं की हैं। पैदल यात्रा कई रोगों से छुटकारा दिलाने के लिए अमोघ औषधि है। आज भी डॉक्टर लोग कहते हैं कि आप संपन्न हो, बढ़िया हो, अच्छा हो, लेकिन सुबह 1 घंटा घूमो, पद यात्रा करो। मेरे को ही बोला, मैं शुगर पेशेंट है भाई, आप पाँव से जितना चलोगे आप बीमारी से दूर रहोगे। और हमारे संगठन के जो हमारे राजनीतिक पूर्वज हैं, उन्होंने भी पद यात्राएं करी। आज तो साधन संपन्नता है, लेकिन वास्तव में यदि संगठन को खड़ा करने का काम किया तो हमारे राजनीतिक पूर्वजों ने किया है, और प्रवास के दौरान ही किया है। जहाँ कोई नहीं जाता था वहाँ हमारे प्रचारक जाते थे, हमारे नेता जाते थे और लोगों को अपना बनाते थे। जोशी जी ने वही वाक्य क्या पढ़ा, वो कहते हैं कि मैं अंधेरे से उजाले में आ गया और मैंने निश्चय किया कि मैं पैदल यात्रा करूंगा। और ये अनिमंत्रित रोग है जो मेरे पास बिना बुलाए आ गया है, इस रोग पर विजय पाकर ही वापस लौटूंगा। जोशी जी यात्रा पर निकल गए। यात्रा पर जब लौट कर आए, वापस अपना सेवा का काम, संगठन का काम। जोशी जी यात्रा लौटने के बाद एकात्म मानव दर्शन के जो हमारे प्रणेता हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, वो प्रवास के दौरान हाटपिपलिया गांव पहुंचे। जोशी जी के निवास पर ही रुके, उनसे चर्चा करी। उनसे ये मुलाकात का लाभ जोशी जी को और समाज को ये हुआ कि जोशी जी की सगंटर श्रद्धा और आत्मगौरव बढ़ने लगा। और याद सही है कि जो लोग बहुत भाग्यशाली हैं, उन्होंने पंडित दीनदयाल जी के दर्शन भी करे हैं और उनके सानिध्य में काम भी किया है। हाँ, जब उनके बारे में पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि वाकई कितना कठिन जीवन उनका था। वो कैसे कार्यकर्ताओं को खड़ा करते थे, कैसे संगठन भाव उनके अंदर रग रग में डाल दिया करते थे। वो सौभाग्य कैलाश जोशी जी को भी मिला। वो नन्हा सा बालक कैलाश जोशी अब पूर्ण युवा हो चुका था। स्थिर और स्पष्ट स्वर उनकी धरोहर बन गए थे। मित्रों, 1962 आ गया। पहली बार वो विधानसभा का चुनाव लड़े। मैं कह सकता हूं कि शायद सफलता उनका बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि जोशी तुम सफल होकर जल्दी आओ और भोपाल जाओ, विधानसभा में जाओ। सफलता ने श्री कैलाश जोशी जी को आलिंगित कर लिया, आलिंगन किया। शायद इसलिए ही किया था कि आप निरंतर चुनाव लड़ते रहना और निरंतर जीतते रहना, और ये निरंतरता जो समाज सेवा में और संगठन सेवा में लगी रही। जोशी जी ने रिकॉर्ड 8 बार चुनाव जीता और एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी से जीता। मित्रों, एक चुनाव लड़ने के बाद बहुत सारे विरोधी खड़े हो जाते हैं, लेकिन ये उनकी कार्य की दक्षता थी, कार्य क्षमता थी, ये उनका व्यवहार था कि अपने क्षेत्र में उन्होंने लोगों को प्रेम किया, प्रेम दिया, कभी भी गलत बात का समर्थन नहीं किया, चाहे वो अपना हो या पराया हो, परिवार का हो या दूर का हो। उन्होंने हमेशा सत्यता का साथ दिया और वही कारण रहा कि जोशी जी लगातार चुनाव जीतते रहे। 1962 से लेकर 1967 तक, 1962 टू 1967 जोशी जी विधायक दल के महामंत्री के पद को उन्होंने बखूबी निभाया। फिर उसके बाद 1967 से लेकर 1971 तक उन्होंने विधायक दल के उप नेता का पद को सुशोभित किया। 1972 आ गया,
1972 से लेकर 1977 तक माननीय कैलाश जोशी जी प्रतिपक्ष के नेता के रूप में तत्कालीन सरकार के लिए सरदर्द बने रहे। 25 जून और 26 जून की रात्रि हम सबको याद है, 1975 आपातकाल आ गया। आधी रात को इंदिरा गांधी ने जितने विपक्ष के नेता थे सबको गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। अकारण लोगों को बंद किया जा रहा था, प्रेस की स्वतंत्रता छीन ली गई थी, सरकार के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता था, दमनकारी नीतियां थी, लोग परेशान थे, हाहाकार समझ गया था। प्रदेश की पुलिस जोशी जी को भी ढूंढ रही थी। जोशी जी असाधारण व्यक्तित्व के धनी हैं, जैसा मैंने पूर्व में कहा। बिना जोशी जी के चाहे पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती थी। बड़ा सुंदर सा प्रसंग है। जोशी जी हाटपिपलिया से सीहोर तक आए और सीहोर से एक कार्यकर्ता की मोटरसाइकिल पे बैठे भोपाल आए। ग्रामीण परिवेश का नेता था, धोती कुर्ता पहनते थे, लेकिन उस दिन उन्होंने कोट पैंट पहना, हैट लगाया और चप्पे चप्पर में पुलिस लगी हुई थी। जोशी जी सरकार को उसकी कमजोरियों का आईना दिखाना चाहते थे, जो उनकी धर्मकारी नीतियां थी। जोशी जी जितने पुलिस वाले खड़े थे, लक्ष्य भेदी बाण की तरह विधानसभा परिसर में घुस गए। वहां उन्होंने पहला नारा लगाया, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की जय। तब भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, जनता पार्टी जनसभा नारे लगाए तो चौंक गए पुलिस वाले। वहां जोशी जी ने गिरफ्तारी दी, जहां पंछी भी पर नहीं मार सकता था। लेकिन कैलाश जोशी जी का वहां जाना सारे पुलिस वालों को, सारे नेताओं को अचंभित करना था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि कैलाश जोशी जी धोती कुर्ते पहनने वाला, शर्ट पैंट पहने का, उसके ऊपर कुर्ता कोट डटाएंगे और फिर हैट लगाएंगे, अंग्रेज की तरह चले आए, गिरफ्तार हो गए। 19 माह अपने मित्रों के साथ, पटवा जी के साथ पहले इंदौर में रहे, बाद में उनको वहां से शिफ्ट किया गया। उन्होंने दमनकारी नीतियों का भरपूर विरोध किया। हम सबके लिए प्रेरणा के लिए एक सुंदर प्रसंग आता है। 1972 में जब जनसंख्या 48 विधायक चुनकर आए, जिनमें कैलाश जोशी जी भी एक थे। हमारे प्रतिपुरुष आदरणीय कुशाभाऊ ठाकरे जी, जिनके रग रग में संगठन बसा था, संगठन के अलावा उन्हें कुछ दिखता नहीं था। इस संगठन के माध्यम से हम राष्ट्र को कहां से कहां पहुंचाए, ये उनका सपना हुआ करता था। सात्विक जीवन के स्वामी श्री ठाकरे जी कैलाश जोशी से मिलने के लिए उनके विधायक विश्राम गृह जो हमारा है, उसमें उनका एक कमरा था, उनके पास पहुंचे। आप लोग ध्यान से सुनना, जोशी जी ने प्रसंग मुझे खुद सुनाया था। ठाकरे जी आए, जैसे ही दरवाजा बजाया तो जोशी जी आटे को मार रहे थे, रोटी बनाने की तैयारी करते, रात्रि भोजन में। ठाकरे जी को देख के वो अचंभित हो गए, अरे आप कैसे आ गए? बहुत अच्छा लगा। तो ठाकरे जी ने कहा कि विधानसभा सत्र आने वाला है और नेता प्रतिपक्ष बनाना है, तो आपसे विचार विमर्श करने के लिए आए। जोशी जी ने कहा ठीक है साहब, खाना खाते हैं फिर पर चर्चा करते हैं। कितना सुंदर दृश्य रहा होगा वो विचार करना मित्रों, कि जोशी जी रोटी बना रहे थे और ठाकरे जी सब्जी काट रहे थे।
ये भाव, इसको समझने की आवश्यकता है। कितना प्रेम, परिवार भाव। खाना बन गया, खाना खाते करते चर्चा प्रारंभ हुई। ठाकरे जी फिर प्रश्न दोहराया कि नेता प्रतिपक्ष। तो जोशी जी ने कहा कि देखिए साहब, मेरे से पहले 2 बार विधायक रह चुके हैं, कानूनविद भी हैं, समझदार भी हैं, योग्य भी हैं। शीतला साहे जी को इस पद पर बिठा देना चाहिए। ठाकरे जी ने कहा कि विचार करना, कल फिर मैं आपसे पूछूंगा, फिर चर्चा करेंगे। भोजन करने के बाद ठाकरे जी अपने घर चले गए, कार्यालय आ गए। जोशी जी अपने कमरे में रहे। दूसरे दिन फिर दोनों नेताओं की भेंट हुई। ठाकरे जी ने फिर वही प्रश्न दोहराया कि जोशी जी, मैंने रात को जो बात कही थी, आपने क्या विचार किया? उन्होंने कहा वही जो मैंने कल कहा था, वही मैं कह रहा हूँ कि शीतला साहे जी योग्य इंसान, कानून जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, मैं तो मैट्रिक पास हूँ। ठाकरे जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि जोशी जी, संगठन में सामूहिक निर्णय होता है और सबने ये निर्णय करा है कि कैलाश जोशी जी को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। थोड़े से जोशी जी बताते हैं, मैं थोड़ा अनमना हुआ, लेकिन ठाकरे जी ने बात ही ऐसी कही थी कि सामूहिक निर्णय का सम्मान करना है। अब आप देखना, ये सामूहिक निर्णय का सम्मान कहाँ से कहाँ जोशी जी को लेके गया है। हमको लगता है जो निर्णय हुआ है हमारे अगेंस्ट हुआ है। वो समय था कि आपके पक्ष में होता था और उसमें तब लोगों को अनिच्छा होती थी, लेकिन संगठन का जो निर्णय होता है वो कितना दूरगामी परिणाम, कितने सुंदर होते हैं, उस पर विचार करना। जोशी जी ने ठाकरे जी से कहा कि सामूहिक निर्णय और आपका आदेश है, संगठन का आदेश है, तो मैं इस पद को स्वीकार करता हूं, लेकिन इस विश्वास के साथ कि आपको और अपने संगठन को कभी निराश नहीं होने दूंगा। भले ही मैं शिक्षा में पीछे रह गया हूं, लेकिन इतनी ताकत से इस पद को निभाने का प्रयास करूंगा। तो इसलिए मेरा कहना है कि शिक्षा नहीं, हमारे कर्म वो बहुत काम आते हैं। जोशी जी ने बहुत अध्ययन करना शुरू किया। जोशी जी की 2 उसमें किताबें, अध्यक्ष महोदय किताब है उनकी, 2 किताबें निकली हैं, उसमें उनके भाषणों का उल्लेख है। जोशी जी ने जिस तरह की अपनी नेता प्रतिपक्ष के पद को निभाया, वाकई अर्जुन सिंह जैसे लोग कांपने लगते थे। हमको सीखना चाहिए। और जोशी जी ने उस पद को स्वीकार कर लिया, संगठन हित में स्वीकार कर लिया। जोशी जी की एक और खासियत थी, वो रोज डायरी लिखते थे। अनेकों डायरियां जिनकी अलमारी में उनको उनका स्मरण कर लिया, जो घटना सुघटना जो भी हुई उसको उन्होंने लिखा। मेरा भी सौभाग्य रहा कि मैं जोशी जी के पास जाता था, तो जोशी जी हर साल मुझे एक डायरी और एक पेन दे दिया करते थे। तो मैंने सोचा कि इस डायरी का करूँगा क्या मैं, लड़कपन था, लेकिन परमात्मा की कृपा, मैंने कहा अच्छा इसमें सुविचार लिखा करूँगा। तो वो लिखने की ऐसी आदत डल गई कि वो मेरे पास भी डायरियाँ बहुत सारी हो गई और लिखने की मेरा क्रम बन गया। हम जितना चिंतन करेंगे, जितना मनन करेंगे, जितना अध्ययन करेंगे, अच्छे विचारों के जितना नजदीक जाएंगे, तो मुझे लगता है कि हम कुछ ना कुछ जरूर पाएंगे। जोशी जी जब कार्यकर्ताओं से चर्चा करते थे या प्रशिक्षण वर्गों में जिन्होंने सुना होगा उनको, हमेशा चिंता करते थे कार्यकर्ता कैसा होना चाहिए। उनका कहना था कि कार्यकर्ता तो बहुत से लोग हैं, हर कोई कहता है कि मैं कार्यकर्ता हूँ, लेकिन जो अधिक कार्य करे, संगठन के लिए कार्य करे, स्वयं के लिए नहीं देश के लिए कार्य करे, वो कार्यकर्ता है। ये कार्यकर्ता की सुंदर परिभाषा उन्होंने दी थी। उनका कहना होता था कि आजकल राजनीति में बहुत से लोग आते हैं, थोड़े दिन काम करते हैं और उसके बाद पद पाने लग जाते हैं, टिकट पाना चाहते हैं, लेकिन राजनीति में यदि आना है तो सेवा की भावना के साथ आ पाइए।
आप ये मत पूछिए कि सोचिए कि मुझे ये मिलेगा तो मैं ये काम करूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी संगठन है, अन्य राजनीतिक संगठनों से बहुत अलग है। इसका आज हम कारण देख रहे हैं कि छोटी सी पार्टी आज कितनी बड़ी पार्टी है। सिर्फ उसके पीछे यही कारण था कि हमारा भाव क्या है, हमारे राजनीतिक पूर्वजों का भाव क्या है। तब तक के संसाधन भी नहीं हुआ करते थे। यदि हमारे ठाकरे जी को यदि प्रवास करने जाना है तो वो काहे पे जाते थे? एमपीएसआरटीसी की बस में जाते थे। और गर्मी होती थी तो उनको जगह कहाँ मिलती थी? जब बस का इंजन होता है। और सर्दी होती थी तो वहां जगह मिलती थी जहाँ कांच नहीं होता था, पूरी हवा अंदर आती थी। और बरसात में यदि प्रवास करने जा रहे हैं तो वहां ही जगह मिलती थी जहाँ बस के ऊपर छेद होता था, पानी ऊपर गिरता था। चने मुरमुरे की पार्टी क्यों बोलते हैं? यदि किसी कार्यकर्ता ने कहा कि आप मेरे घर भोजन करेंगे और कार्यकर्ता आखिरी भोजन के समय गायब हो जाता था तो कहते कोई बात नहीं, हैंडपंप के पास बैठ के पानी निकालना और अपने चने मुरमुरे निकालना और खाना। वो संघर्ष। आज तो हम कहीं जाते तो गाड़ी हमारे पास होती है, प्यास लगती तो बिस्लरी की बोतल होती है, गर्मी बहुत है तो एसी भी चल जाता है, सर्दी होती तो हीटर चल जाता है। याद करो नेताओं, माननीय कैलाश जोशी जी उसी श्रेणी के कार्यकर्ता है। जोशी जी बताते थे कि मैं चुनाव लड़ रहा था तो वो जैसे दही बेचने वाले पहले चोंगा लेके आते थे तो वो दिन भर कहते थे मैं कैलाश जोशी जी की आज सभा है शाम को 4 बजे, आप सब लोग आइए फलाने चौराहे पर। खुद ही बोलते थे कि मैं कैलाश जोशी जी आज शाम को 4 बजे सभा करूँगा। लोग आते थे, प्रवास करते थे तो धोती रहती थी उसको बिछा लेते थे किट्टी के ऊपर और आधी धोती को ओढ़ लिया करते थे। ये हमारे राजनीतिक पूर्वज। ये बिल्कुल मैं सत्य बात बोल रहा हूँ, मेरे से कोई अपने लगाव नहीं बोल रहा हूँ। ये सब जोशी जी के मुंह से मैंने सुना हुआ है, उनके सहयोगी सहपाठियों के बाद से चर्चा करके मैंने सुना है। अपने क्षेत्र के लिए काम करना, दीन दुखियों के लिए काम करना, उनके दुख मेरे सुख उनके सुख, इसके लिए काम करना। ऐसे व्यक्तित्व के धनी कैलाश जोशी थे। सभी कार्यकर्ताओं को सदैव बोलते थे कि अध्ययनशील कार्यकर्ता बनो। श्रेष्ठ लोगों के आचरण का अनुसरण करने से की बात हमेशा कहते थे। जोशी जी कहते थे जीवन सेवा का साधन ही रहा है। उस सेवा के साधन को समझो, वो साधन तुमको कहीं ले जाने वाला है। और इसलिए मैं गर्व से कहता हूं कि भाजपा संगठन जैसे मजबूत संगठन के वे नींव के पत्थर व साधक भी माने जाते हैं। कैलाश जोशी जी समय के बहुत पाबंद थे। उद्योग मंत्री थे, संयोग से मेरा जाना हुआ। उनको एक कार्यक्रम में जाना था, उनका वाहन चालक किन्हीं कारण देर हो रही थी उसको आने से, नहीं आ पाया। वो बार बार खड़ी देख रहे थे। गनमैन को बोला जल्दी देखो कहाँ है, टाइम हो रहा है। जब उन्हें लगा कि टाइम लग रहा है तो उन्होंने पूछा तुम कैसे आए? मैंने कहा मैं स्कूटर, चले जरा मुझको गाड़ी से छोड़ दो। मैं चुप, इतना बड़ा नेता मेरे साथ स्कूटर पे बैठेगा। मन में प्रसन्नता भी और अंदर से डर भी। कपकपाते हाथे से मैंने स्कूटर को चलाया और जोशी जी को कार्यक्रम स्थल पे ले गया। और पुलिस वाले कहते कहाँ ले जा रहे हो गाड़ी, चलो किनारे लगाओ। मैंने कहा देख तो लो पीछे कौन बैठा है। चलो, कोई सोच सकता था कि एक मंत्री स्कूटर पर बैठ के आ जाएगा। आयोजक लोग भी अचंभित थे। टाइम पर पहुंचना, समय को एक मिनट भी किल नहीं करना, ये उनकी जीवन शैली का अंग था। जोशी जी कार्यक्रम में सब लोगों ने उनकी बहुत प्रशंसा की। ये सादगी, ये ओढ़ने से नहीं, ये अंदर से आती है। एक और रोचक प्रसंग है। तो दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे मध्य प्रदेश के, और 2003 का निर्वाचन का समय आ गया। एक चैनल ने
जोशी जी को आमंत्रित किया और दिग्विजय सिंह को आमंत्रित किया। चुनाव पर चर्चा होनी थी। जोशी जी अपनी आदत के अनुसार समय पर पहुंच गए चैनल। दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे तो किन्हीं कारण से वो लेट होते गए। लेट भी 1 मिनट नहीं, 2 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, 20 मिनट नहीं, 1 घंटा लेट होता। जोशी जी नाराज हो गए। चैनल हेड को उन्होंने कहा कि जब समय पर बुलाते हो तो समय पर बुलाना चाहिए, उसी समय मुझे भी बुलाना चाहिए। ये मेरा समय खराब किया है। क्रोधित होकर लौट गए। बाद में दिग्विजय सिंह पहुंचे। एक किताब में दिग्विजय सिंह ने इस संस्मरण का उल्लेख भी किया है। दिग्विजय सिंह जब वहां पहुंचे तो उन्होंने चैनल हेड ने बताया कि जोशी जी नाराज होकर चले गए। दिग्विजय सिंह ने चैनल हेड के माध्यम से जोशी से बात करी होगी, क्षमा याचना की है, मैं लेट हो गया। ये मानता होती कि क्रोध करने के बाद क्षमा करना भी आना चाहिए। जोशी जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं दोबारा। और सार्थक चर्चा करी जोशी जी। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष पूरी दमखम से रखा। और उस चर्चा में जोशी जी ने जो बातें कही वो बाद में ऐसा लगा कि जैसे उन्होंने भविष्यवक्ता की तरह कही। वही सब सिद्ध हुई। अनेक उदाहरण है मित्रों। जोशी जी की एक विशेषता यह थी कि सब उनकी सराहना करते थे। प्रदेश के सर्वमान्य नेता थे। रिश्ता में उनकी गिनती हुआ करती थी। कई बार चुनाव के टिकटों को लेकर, कई बार अन्य विषयों को लेकर, पदाधिकारी बनाने को लेकर। लेकिन जोशी जी ने जब भी जो भी निर्णय किया, उन्होंने सामूहिक निर्णय को ही हमेशा तवज्जो दी। कोई इनके बंगले पर भी पहुंचता था, बात को पूरी ध्यान से सुनना, और गलत बात कोई करता था तो उसको स्पष्ट रूप से कह देना नहीं, आप जाइए। बहुत सारे उदाहरण। बाद में भले ही इसके निर्णय कुछ भी हुआ हो, लेकिन उन्होंने अपनी बात को पूरे ढंग से कही। दमखम भी कह लें, लेकिन पूरी तरह से वो, क्योंकि उनको कोई किसी से मोह नहीं था। वो कार्यकर्ता के लिए काम करते थे, संगठन के लिए काम। मेरे को एक बार का विषय याद है। जोशी जी, ठाकुर जी सब, रघुनंदन शर्मा जी, अपना कार्यालय 74 बंदे में लगता था। एक क्षेत्र के बहुत सारे कार्यकर्ता बसों में भरकर आए और उन्होंने कहा कि ये साहब टिकट तो बदलना पड़ेगा। ठाकरे जी बाहर आए, बैठे। तो क्या बात है? उन्होंने कहा टिकट तो आपको बदलना पड़ेगा। कारण क्या है? कोई कारण तो बताओ। कल नहीं, कारण कुछ भी हो या नहीं हो, लेकिन आप ये टिकट बदली नहीं तो आसपास की 3-4 सीटें पार हो। मेरी अपनी कहानी सुनी बात सुना रहा हूँ। ठाकरे जी ने क्या कहा? ठाकरे ने कहा, किसने कहा कि 3-4 सीटें और हारेंगे? एकदम सन्नाटा सा छा गया। 3-4 सीटें नहीं, आसपास की 10-20 सीटें हार गई। भारतीय जनता पार्टी संगठन सत्ता में आने के लिए नहीं बना है। हमारा संगठन, हमारा विचार कैसे मजबूत, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। तो टूट जाओ। सब अपने अपने गाड़ी वापस बैठ के चले गए और जिसका टिकट तय हुआ था वो चुनाव जीता। ये कर, यही जोशी जी का काम करने का तरीका था। कहते हैं ना, इंग्लिश में कहावत, एनवायरमेंट मेक्स द मैन। वातावरण ही मनुष्य का निर्माण करता है। हमारे नेताओं ने ऐसा वातावरण बनाया था, ऐसे कार्यकर्ताओं का निर्माण किया था। उनको स्वयं के लिए नहीं, संगठन के लिए काम करना आता था, राष्ट्र के लिए काम करना आता था। एक और प्रसंग मैं आपके सामने लेकर जाता हूं। जोशी जी के क्षेत्र बागली था, जहां से लगातार 8 बार चुनाव जीते। वहां की जनता उनको बहुत प्यार करती थी। कार्यकर्ता यूं कह लो कि आप अपना परिवार का सदस्य मानते थे, भगवान जैसा मानते थे। आर्थिक रूप से कमजोर थे, ईमानदार थे, गवाहन नहीं था। क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने तय करा कि जोशी जी को वाहन देंगे। कूपन छपवाए गए, 5 रुपए का, 10 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का। कूपन के माध्यम से धन एकत्र किया गया। उस समय जिसकी जो सामर्थ्य थी उसने वो दिया।
जोशी जी को पता नहीं, चंदा इकट्ठा हो गया, गाड़ी आ गई। फिर हमारे पार्टी के नेताओं को मालूम पड़ा, तो कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान देने के लिए कौन आया? कार खरीदना छोटी बात थी, लेकिन उस कार में जो कार्यकर्ताओं की भावना थी, उस भावना का सम्मान देने के लिए आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी आए, राजमाता सिंधिया जी आए, आदरणीय कुशाभाऊ ठाकरे जी आए, सुंदरलाल पटवा जी आए, प्यारेलाल खंडेलवाल जी आए, नारायण प्रसाद गुप्ता जी आए, आदरणीय सारंग जी आए। कितने वरिष्ठ नेता थे। सब लोगों ने कार्यकर्ताओं की भावनाओं को सम्मान किया और सामूहिक चाबी कार की जोशी जी को सौंप दिया। मुझे लगता है कि राजनीतिक इतिहास में ऐसी घटना शायद पहली बार ही घटी होगी। एक व्यक्ति तो दे सकता है, लेकिन एक एक कार्यकर्ता अपने नेता के प्रति सद्भावना रखता हो, तो कैलाश जोशी जी है। बहुत लाड़ प्यार मिला जोशी जी, लाड़ प्यारी नहीं, प्रेम मिला। जोशी जी के क्षेत्र के एक कार्यकर्ता सकले चाची, अब तो बहुत बुजुर्ग हो गए, वो आज मालवी भाषा में, आज तो जोशी जी से मैं लड़ के जाऊंगा, बहुत दिन हो गए, हम कितना काम करते हैं। हमको लगा कि आज ये जोशी जी से जरूर लड़े। हम अंदर गए, हमने कहा देखें क्या लड़ाई होती है। हम छुप के देख रहे थे, जोशी जी अखबार पढ़ रहे थे। देखा, हाँ बैठो बैठो। कहीं कैसे आए? कहीं नहीं, बस नमस्कार करने आए थे। प्रणाम करके बाहर आ रहे। भाई साहब आप तो कह रहे थे झगड़ा। अरे नहीं भैया, वहाँ जाते तो सब कुछ खत्म हो गया। ऐसा कार्यकर्ता पन अंदर पैदा करना, ऐसा नेतृत्व पैदा करना कि अपनी बात कहने के लिए आदमी जाए तो सम्मान से ही कहे, झगड़ा कर करना कर पाए। ऐसे व्यक्तित्व के धनी आदरणीय कैलाश जोशी थे। बहुत सारे प्रसंग होते हैं। हम यदि जोशी जी का जितना चिंतन करें, उनके व्यक्तित्व को जितना पढ़ने का प्रयास करें, तो कहते हैं ना, जिस समुद्र में गोता लगाए तो हमको रत्न मिलेगा, इतने गहरे में जाएंगे रत्न मिलेगा। जोशी जी के व्यक्तित्व का चिंतन करेंगे तो हमें विचार रत्न मिलेगा। जोशी जी कहा करते थे, जीवन का अर्थ जन्म नहीं होता है, जीवन का अर्थ कर्म होता है। कर्मशील अपनी कभी चिंता नहीं करता, वे तो देश समाज विचार के लिए अपने जीवन को जीते। 1999 आ गया, बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने से लिखा, लोकसभा का आम चुनाव होना था, जोशी जी का नाम तय हो गया, नाम चर्चा में आ गया, समाचार पत्रों में भी छप गया। लेकिन संगठन हित में अनेकों कारण होते हैं जो बदलाव के कारण होते हैं। जोशी जी का टिकट वापस होने का निर्णय हुआ तो निश्चित रूप से जो जोशी जी के समर्थक थे उनमें गुस्सा आना स्वाभाविक था। सब एकत्रित होने लग गए, जोशी जी के बगले में एकत्रीकरण शुरू हो गया, सभी तरह के कार्यकर्ता वहां उपस्थित हो गए। उन्होंने सबने मिलकर तय करा कि भारतीय जनता पार्टी अपना दीनदयाल परिसर बन चुका था कि वहां जाके विरोध प्रदर्शन करेंगे। जोशी जी को जैसे ही मालूम पड़ा कि कुछ कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए और विरोध प्रदर्शन करने के लिए प्रदेश कार्यालय की तरफ कूच करने वाले, उन्होंने धोती पूरी नहीं पहनी थी, वैसे ही आधी धोती के साथ लपेट कर बाहर आए और बहुत कस के चिल्लाए, ऐसे चलेगा संगठन, कोई प्रदेश कार्यालय नहीं जाएगा, सब अपने घर वापस जाइए, और जिसको भारतीय जनता पार्टी का काम करना है पूरी भारत मन से भारतीय जनता पार्टी का काम करिए। तो मैंने आपको बात कही थी कि सामूहिक निर्णय को उन्होंने सम्मान दिया, तो जब खुद का भी टिकट कटा तो उन्होंने तब भी सामूहिक निर्णय को सम्मान दिया। मैं इसका साक्षी, सारे कार्यकर्ताओं को, जितने उनके परिवार के लोग, सबको उन्होंने कहा
पार्टी ने जो निर्णय करा है अब उसको पार्टी को जिताना है। उन्होंने कहा जिस तरह से यदि किसी ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया, संगठन को नुकसान पहुंचाया, तो मेरा व्यक्तिगत नुकसान है। सारे कार्यकर्ता को उन्होंने सीख दी। मित्रों, ऐसे थे हमारे कैलाश जोशी। दो छोटे छोटे प्रसंगों रख के फिर अपनी वाणी को बताते। राजगढ़ से जोशी जी चुनाव लड़ रहे थे। विरोध में लक्ष्मण सिंह जी थे, दिग्विजय सिंह के भाई थे, दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे। नारा भी बनाए गए थे कि जोशी जी संत हैं, दिग्विजय सिंह तेरा अंत है, इस तरह के नारे चलते थे। जोशी जी प्रचार पे जाते थे तो राघव जी भाई चुनाव का पूरा काम देख रहे थे, और प्यारेलाल खंडेलवाल जी चूंकि वहां से चुनाव जीत चुके थे तो वो पूरा सहयोग कर रहे थे। जोशी जी का कोई पाँव पड़ता, जोशी जी डांटते, तू हटिए, पाँव नहीं पड़ना। अब ये बड़ा चिंतन का विषय बन गया, चिंता का विषय बन गया। शाम को हम सब बैठे तो प्यारेलाल खंडेलवाल जी भाई साहब बोले, भाई वो तो बड़ा नेगेटिव प्रचार हो रहा है कि जोशी जी जो है अन्य जातियों से पाँव को स्पर्श भी नहीं करते, ब्राह्मण है इसलिए पाँव नहीं छूने देते हैं। अब जोशी जी से कहे को तो प्यारेलाल जी वैसा बोले कि आलोक तुम बात करो, डांट नहीं खाऊंगा। सुबह 6 बजे जोशी, मतलब मैं बता रहा हूँ 2-2 ढाई बजे आते थे, लेकिन सुबह 6 बजे अपना पूजा पाठ करके 7 बजे वो तैयार हो जाते, निकल जाते। तो वस्त्र बदल रहे थे, स्नान करके आए थे। मैंने कहा आप नाराज नहीं हो तो एक बात आपसे कहूँ। क्या बात? मैंने कहा नहीं आप नाराज नहीं हो तो बोलूँ, मैंने तो फिर नहीं बोलूँगी। नहीं बताओ। प्यारेलाल जी कान लगा के बगल में खड़े के सुन रहे थे। मैंने कहा आप पाँव नहीं छुलवा रहे हो तो उसका जो है नेगेटिव प्रचार किया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि जोशी जी ब्राह्मण है इसलिए पाँव नहीं छुड़वाते हैं। जोशी कह रही नहीं भाई ऐसी बात नहीं है। अब मैं ऊपर कोई खड़ा है उसको नमस्ते कर रहा हूँ, कोई नीचे पाँव पड़ रहा है, मैं उसकी तरफ देख भी नहीं पाया। अब मैं यदि उसके ऊपर गिर करूँगा तो मेरे को भी चोट लगेगी, उसको भी चोट लगेगी, इसलिए मना करता हूँ। प्यारेलाल जी तुरंत अंदर, अरे कहले महाराज गुरुदेव बोलते थे, अरे गुरुदेव आप तो लगने दो चोट, आपको भी लगे या आपके कार्यकर्ता को भी, किसी को भी लगे, लेकिन आप पाँव छुड़वाओ। बड़ा इसका जो है कांग्रेस के लोगों ने इसको विषय बना लिया है। जोशी जी मान मुस्कुराए, उन्होंने कहा नहीं ठीक है, पार्टी हित में ये भी सही। छोटी छोटी बातें हैं इनकी। ऑफिस में बैठे थे तो लोग उनको कागज देके जाते थे, तो ऑल पिन लगी रहती थी। तो संयोग से मुझसे उन्होंने बोला जरा छटनी कर दो, तो मैंने पिन निकाली और फेंक दी। उन्होंने मेरी तरफ देखा कि मैंने पिन फेंक दी, कुछ नहीं बोले, उठे और उस पिन को उठा कर उन्होंने वापस डब्बी में डाल दी। अब मैं पानी हो गया कि मैंने ऐसी गलती क्यों कर दी, डब्बी में गलती था। बोले पहले जब जरूरत पड़ेगी नहीं मिलेगी नहीं। छोटी छोटी बातों को उन्होंने इंगित करने का प्रयास किया। एक और छोटा सा प्रसंग सुना के फिर मैं अपनी बारी कहानी को विराम देता हूँ। जोशी जी पाई का हिसाब रखते थे। उनके परिवार में यदि कोई विवाह उत्सव हुआ तो व्यवहार वही लेते थे जो व्यवहार लौटा सकते। व्यवहार जो आते थे वो डायरी में लिखते थे, और जब कोई उनको निमंत्रित करता था डायरी खोलकर देखते थे कि उन्होंने क्या व्यवहार किया, वो व्यवहार करते थे। उनकी बेटी की शादी थी, कोई धन्ना सेठ आए होंगे, उन्होंने कोई बड़ा महंगा उपहार लेकर आए। जोशी जी को उन्होंने बड़े मन से कहा कि साहब मैं दूंगा, तो जोशी जी बड़े प्रसन्न होंगे। जोशी जी को देखा उसको उपहार को, तो उन्होंने ऊपर से नीचे तक देखा, स्वर्ण उपहार था। उनका श्रीमान मैं आपके इस उपहार को नहीं ले पाऊंगा। अरे क्यों महाराज, क्यों गुरुदेव? आपकी बेटी की शादी होगी तो मैं ये स्वर्ण उपहार आपको वापस नहीं दे पाऊंगा। पूरा बैलेंस करता, कितने सारे उनके जीवन से प्रसंग जुड़े। एक बार मंत्री थे, उनके परिवार की सदस्य ने न्यू मार्केट जाना था तो उनकी सरकारी गाड़ी लेके चली। जोशी जी गाड़ी कहाँ गई? उन्होंने कहा वो फला ले गया। लौट कर आए तो बुलाया, कहाँ गए? कहा कि सरकारी गाड़ी है।
पाँव से चलते रहो, आदत मत बिगाड़ो, जब गाड़ी नहीं होगी तो बहुत पछताओगे। इस तरह का व्यक्तित्व का धन, सरकारी पैसे का सदुपयोग करना। पटवा जी मुख्यमंत्री थे, जोशी जी उनके मंत्री बने बाद में, 8 माह बाद। बड़ा आग्रह करा पटवा जी ने, तो कुछ श्वास भी खराब हो गया। फोन आया पटवा जी तो सरसर करके बात की। तो उनके मित्र बैठे थे, तो उन्होंने जोशी जी को कहा कि पटवा जी आप लोग समकक्ष नेता हो, आप उनको सर क्यों बोलते हो? तो मैंने कहा पटवा जी आज मुख्यमंत्री, मैं उनके अधीनस्थ हूँ, मंत्री हूँ, इसलिए मेरे वो सर है। ऐसे भाव के साथ राजनीति करना हर किसी के लिए संभव नहीं। जोशी जी के जब राजनीति के 50 वर्ष पूरे हुए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी प्रभात झा जी ने एक कार्यक्रम किया और एक पुस्तक निकाली, राजनीति के संत। आप लोगों ने शायद किसी ने नहीं पढ़ी और जरूर पढ़ना। उसमें हमारे विचार के जो लोग हैं, वो जो हमारे विचार के विरोधी वो लोग, इन सब ने जोशी जी के लिए जो लिखा है वो पढ़ने लायक है। एक एक व्यक्ति का संस्मरण पढ़ने लायक है। आज जोशी जी हमारे बीच में नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ कि आत्मा तो मरती नहीं, मर जाती है देह, इसलिए हम मन में रखे नहीं दुविधा जा सकते। जोशी जी सशरीर नहीं है, लेकिन आत्मा के रूप में हमारे विचार के निकट है। विचारों के माध्यम से हमारे सामने दर्शन देते, प्रकट होते, बार बार प्रकट होते। हम जोशी जी को आत्मसात करें, जोशी जी के जीवन को चिंतन करें और उनकी कार्यशैली को अपना रथ बना लें, उस पर यात्रा करें। मेरे को लगता है जीवन सफल होगा। आप सबके बीच में आने का मुझे अवसर मिला। बस मैं अंत में एक बात यही कहूँगा कि जन्म बहुत सारे लोग लेते हैं और बहुत सारे लोग बूढ़े भी हो जाते हैं, लेकिन कुछ बिरले लोग होते हैं, संख्या में बहुत कम होते हैं, वो बूढ़े नहीं होते, वो बड़े हो जाते हैं। जोशी जी बूढ़े नहीं हुए, जोशी जी बड़े हो गए, और जब बड़ा हो जाता है तो सबके लिए खड़ा रहता है। जोशी जी सबके लिए हमेशा खड़े हुए। जोशी जी से लोग डरते थे, जब डर से भी डर जाते थे तो उसके नज़दीक जाते थे। उनको एक बहुत निर्मल हृदय का, बहुत स्वच्छ हृदय का एक ऐसा इंसान मिलता था जिसकी वो कल्पना नहीं कर पाते थे। आप सबके बीच में मुझे आने का अवसर मिला। मेरे शब्द पुष्प जोशी जी के श्री चरणों में समर्पित हैं। मैं अनिल सप्रे जी को, प्रधान जी को, दोनों को बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक आपने अच्छी श्रृंखला का शुभारंभ किया है। हमारे जितने भी राजनीतिक पूर्वज हैं उनका हम चिंतन करें, उनको समझें। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी संगठन के हमारे नेता हमको कुछ ना कुछ हमेशा सिखाते ही रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन आप मुख्यमंत्री काल का तो नहीं गया। आदरणीय आलोक जी से बढ़कर जोशी जी के का प्रसंग, उनके संस्मरण, उनके सिद्धांत, उनका कर्म, उनके विभिन्न प्रकार के जो अवतार हैं, उससे बढ़कर के, उनसे बढ़कर के, आलोक जी से बढ़कर के उसका वर्णन नहीं कर सकता है, ऐसा मुझे लगता है। जितनी अच्छी तरह से आपने एक एक संस्मरण उनका बताया, संस्मरण तो अनंत है। और आज व्यक्तिगत रूप से मुझे अपने विभाग की ओर से आलोक जी को धन्यवाद देते समय मुझे ऐसा लगता है कि एक बात मैं ज़रूर बताऊं कि इस नानाजी देशमुख पुस्तकालय का जो उद्घाटन है वो माननीय कैलाश जोशी जी ने किया था। बहुत भीड़ थी और उसमें जोशी जी रह गए थे कुछ पीछे, क्योंकि वो व्हील चेयर पे थे। तो अमित शाह जी उनके लिए रुके
और उन कहा जब तक कि जोशी जी नहीं आ जाते तब तक कि उद्घाटन नहीं होगा। मैं वहीं खड़ा हुआ था पास में, जोशी जी आए, उनके हाथ में उन्होंने डोर दी और डोर दे करके फिर उसके बाद में जब उसको डोर को खींचा तो उसके बाद में उद्घाटन हुआ। जोशी जी अंदर नहीं आए, क्योंकि वो व्हील चेयर जो है वो उसमें वो कुछ थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी लग रहा था। लेकिन हाँ, आपने कहा डांट, तो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ तो उसको 10-12 बार उनसे डांट खाने का अवसर मिला और निश्चित रूप से हमेशा कुछ ना कुछ उनसे पाया ही है। और जिस तरह से उन्होंने डांट पिलाई उस तरह से उन्होंने प्रेम भी बरसाया। वो भी थी। उनके यहाँ कभी गए तो बिना चाय पिए तो कभी लौटे नहीं। हम लोग तो एक बार सारे के सारे पूरी टीम मेंबर गए थे। आदरणीय माता जी ने जो है ना हम सभी लोग प्रेम से बिठा करके अपनी चाय पिलाई थी। तो अब माननीय आलोक जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और यह पुस्तक आपको मैं भेंट करना चाहता हूँ, विभाग की तरफ से भेंट है। बहुत सुंदर भेंट है। हिंदू धर्म, मानव धर्म, बहुत सब मुस्लिम की पुस्तक है।